हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम है और आज हम लोग दोबारा, जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा सा इशू साउंड का था, तो थोड़ा सा तेज़ बोलकर या वॉल्यूम बढ़ा करके बोल रहा हूँ, तो शायद इससे हो सकता है कि थोड़ी सी आवाज़ की क्लैरिटी जो थी, साउंड से रिलेटेड इशू थे, वो रिजॉल्व हो पाएँ। तो दोबारा एक ब्रीफ सा जो मेन पॉइंट्स हैं उनको जिनको याद रखना है, जिनके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जिनके बेसिस पे हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम को सोल्व करने का अटेम्प्ट करते हैं, तो उन क्वेश्चंस के या उन कॉन्सेप्ट के बारे में एक ब्रीफ सा दोबारा फिर से इंट्रोडक्शन है कि ये वीडियो। कुल मिलाकर के हमें एक चीज़ देखनी है, पूरे सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे तो दो एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं। एक है आपके पास फिजिक्स का मतलब क्या है कि आपके पास कोई कॉन्सेप्ट आया पर्टिकुलरली, उसके बारे में आपके दिमाग में 100 सैकड़ों हज़ारों आइडिया हो सकते हैं कि इससे आगे क्या, इससे आगे क्या, इसके अंदर इससे आगे क्या हो सकता है। तो इस तरीके से एक ना ख़त्म होने वाली चेन है, लेकिन हमारे पास एक पर्टिकुलर वेल डिफाइंड सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंगली हमसे पूछा जाता है कि आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे क्या इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। तो मुद्दा आता है यहाँ पर, देखिए हमेशा साइंस में बेसिकली एक चीज़ ध्यान रखिए, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक है पर्टिकुलर या फंडामेंटल्स, या जिसको बात करते हैं हम लोग कि फिजिक्स, बेसिकली अगर कोर सब्जेक्ट की बात करूँ तो फिजिक्स क्या है, एक अलग एस्पेक्ट है ये। लेकिन इसके अलावा एक एस्पेक्ट और भी है कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, जिसको हम लोग इंजीनियरिंग साइड बोल सकते हैं शायद उसकी। तो इंजीनियरिंग में बेसिकली हम फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाते, हम लोग कॉन्सेप्ट उठाते हैं वहाँ से और उनको अप्लाई करके कोशिश करते हैं कि रियल वर्ल्ड में हम उनसे क्या यूज़फुल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर क्या हम लोग नई नई मशीनें या क्या नए नए सॉफ्टवेयर इससे डेवलप कर सकते हैं। तो बेसिक फंडा क्या है कि वो कॉन्सेप्ट जिनके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट अभी हाल फिलहाल के लिए तो यही एक चीज़ है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि मेरे को इस चीज़ के बारे में ये फैक्ट्स पता है कि ये पर्टिकुलर चीज़, मान लीजिए हम लोग अगर बात करें चार्ज की, तो चार्ज पर्टिकुलर उसकी ये एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको आप अप्लाई करोगे कि हाँ इस चार्ज को मैं इस तरीके से रख के देख सकता हूँ, अगर चार्ज यहाँ पर ऐसा होगा तो इस तरीके से बिहेव करेगा। तो इन सब चीज़ों को देख करके हम लोग एक प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या इन सारी एप्लीकेशन, इन सारे कॉन्सेप्ट और इन सारे फैक्ट्स का यूज़ करके हम लोग उस पर्टिकुलर जो भी हमें प्रॉब्लम मिलेगा उसको सोल्व कर सकते हैं या नहीं। तो अभी उस चीज़ के लिए पहला अटेम्प्ट है, क्योंकि नई नई क्लासेस शुरू हुई हैं, 4 ही लेक्चर दिए हैं छोटे छोटे से। तो अभी इसलिए है कि पीछे जा करके दोबारा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इसी के अराउंड हम लोग पहले एक छोटा सर्कल जिसमें छोटी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, उसके अराउंड हम लोग एक लेयर बनाते हुए चलेंगे जिसमें हमने एक नया कॉन्सेप्ट और ऐड कर दिया, उसी से जुड़ता हुआ, उससे थोड़ा सा बढ़ा करके फिर उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और ऐड किया, तो मिला करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जरूर बन जाएगा। मगर हाल फिलहाल हम लोग बात करते हैं बिल्कुल बेसिक की। पहली बात करते हैं चार्ज की देखिए कुल मिला करके मैंने ये 7 प्रॉपर्टी लिखने की कोशिश की हैं, कम बेश सारी मिलती जुलती सी आपने पहले पढ़ी हुई हैं ये पहले लेक्चर्स में। तो हम लोग इनको एक बार दोबारा फिर से देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सी क्या कह रही है। तो पहली बात ये है कि 2 पोलैरिटी के चार्जेज हैं, ये एक फैक्ट है, इसको पकड़ के रखिए कि 2 तरीके के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं। पहला आ गया प्लस और माइनस, ठीक है। एक चार्ज को मैंने कहा प्लस और एक को कहा माइनस। प्लस चार्ज को कन्वेंशनली हम लोग किस पे, जो प्रोटॉन का चार्ज रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज रहेगा उसको क्या कहेंगे नेगेटिव, ठीक है। दूसरा है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन लिया, तो ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन दुनिया में नहीं है जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, तो मतलब उसके साथ जुड़ी हुई प्रॉपर्टी यही है। जैसे कि मास, अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो उसके अंदर कोई ना कोई मास एसोसिएटेड है उसके साथ, ठीक उसी तरीके से उसके ऊपर चार्ज भी, आप उसके चार्ज को अलग नहीं कर सकते उससे कि आप एक बिना चार्ज का इलेक्ट्रॉन ले लो। जब आपने इलेक्ट्रॉन लिया तो उसके साथ वो चार्ज भी साथ ही साथ उसके होगा ही होगा, ठीक है। तो दूसरी बात है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तीसरी है कि सेम पोलैरिटी के जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को, सेम पोलैरिटी के चार्ज जो हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब पॉजिटिव चार्ज लेंगे और दूसरा भी पॉजिटिव लेंगे तो दोनों के दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब ये चीज़ हमने पहले लेक्चर में या दूसरे में कोशिश की है, उसमें थोड़ा सा साउंड का इशू है, लेकिन वहाँ एलोबरेट करने की कोशिश की है कि किस तरीके से जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी 1770 या 80 90 के आसपास, किस तरीके से ये इस्टेब्लिश किया गया कि ये फैक्ट है कि 2 तरीके के चार्जेज हैं। और दूसरी बात
कि एक दूसरे को अगर सेम चार्ज हैं तो रिपेल कैसे करते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी के अंदर इसके लिए बड़े अच्छे एक दो डेमोन्स्ट्रेशन भी दिए गए हैं। लेकिन एक बता दूं, अगर मान लीजिए आपने 2 ग्लास के सेम बल्ब लिए, बॉल ली और उनको एक पर्टिकुलर इंसुलेटिंग वायर के ऊपर आपने उनको लटका दिया है और दोनों को मान लीजिए सिल्क के कपड़े से रब किया, फ्रिक्शन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज को पैदा कर सकते हैं, एक दूसरी बॉडी को चार्ज एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज। ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ कि दोनों बॉल्स को जो मैंने सिल्क की कपड़े से रब किया तो हुआ क्या कि दोनों के ऊपर नेचुरल सी बात थी कि दोनों एक ही ग्लास मटेरियल हैं तो दोनों के ऊपर एक तरीके का ही चार्ज आया होगा। तो ये एजम्पशन नेचर से मिला है कि दोनों अगर सेम है तो दोनों को अगर सेम स्थिति में रख रहा हूँ, सेम सिचुएशन में रख रहा हूँ तो दोनों पे सेम चार्ज रहा होगा। तो दोनों ने एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसका आइडिया ये है। इसके अलावा क्वांटाइज है। क्वांटाइज क्या है कि देखिए चार्ज की दुनिया में जो सबसे छोटी करेंसी, जो सबसे छोटा डिनोमिनेशन है, वो हमें अभी तक जो हम लोग कंसिडर करते हैं इंडिपेंडेंटली, वो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। और हम लोग कंसिडर करते हैं कि दुनिया का जितना भी चार्ज है उसके अंदर किसी ना किसी पर्टिकुलर लेवल पे इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व है और इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज हम लोग मानते नहीं है। तो इसलिए क्या है कि अगर मान लीजिए दुनिया में कहीं भी चार्ज होगा तो वहाँ पर क्या होगा, या तो 10 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा या 20 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा, 100 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा। अब देखिए 1.5 इलेक्ट्रॉन अगर मैं मानता हूँ कि 1.5 इलेक्ट्रॉन या 2.5 इलेक्ट्रॉन या 3.5 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके की सिचुएशन क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि देखिए 3 इलेक्ट्रॉन तक आप चले गए हैं, जैसे ही आप 3.5 कहोगे कि तो वो 0.5 जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का आधा हो गया है। अब उस केस में क्या होगा कि हमें एक ऐसा मटेरियल के बारे में, नया चीज़ के बारे में पता लगा जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन से आधा है, जबकि ये कॉन्ट्राडिक्शन है किससे, कि जब हमने कहा कि सबसे छोटा जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख सकते हैं इसको कि चार्ज जो है बेसिकली हमें कैसा मिलेगा, हमेशा मल्टीपल में मिलेगा जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड इन द सेंस के वैसे तो ठीक है आपके पास एक एटम है, उसमें कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ प्रोटॉन है और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक स्टेबल एटम की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें से अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी किसी जगह चला जाता है तो हमारे पास मान लीजिए 5 प्रोटॉन थे और 5 इलेक्ट्रॉन थे। अब हमारे पास नेट क्या बच गए हैं, 5 प्रोटॉन प्लस हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन वहाँ बच गए हैं और एक इलेक्ट्रॉन है वो भी कहीं ख़त्म नहीं हुआ लेकिन वो कहीं चला गया है किसी और जगह। तो हमने देखा कि इस पूरी नेचर के अंदर हमारे पास जो चार्ज, मान लीजिए वो किसी और एलिमेंट पे चला गया है जिसमें भी पहले भी 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन ही थे। अब उसके पास क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, यहाँ पर 5 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन आपके पास बच गए। लेकिन अगर हम लोग शुरुआत और अब की पिक्चर में बात करें तो हमारे पास जो टोटल चार्ज था वो सेम ही रहा, तब भी 20 था और अभी भी 20 था। नेट चार्ज 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम लोग ये चीज़ बोलते हैं कि चार्ज कंजर्व्ड है। जितना भी नेचर में चार्ज एग्जिस्ट करता है, मतलब हम लोग कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि हम नेट नया चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसका कहने का मतलब क्या है, छोटी चीज़ में देखते हैं। मान लीजिए आपने एक 2-3, ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियर एक एमिशन है। न्यूक्लियर एमिशन में क्या है कि आपका यूरेनियम 238 है, वो न्यूक्लियर रेडिएशन के थ्रू हमारे पास किसमें बदलता है, थोरियम प्लस एमिट क्या करता है वो हमारे लिए, नेचर में क्या एमिट करता है, वो एक अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल एक्चुअली हीलियम पार्टिकल है। इसमें क्या है कि आपके पास शुरुआत में जो एटॉमिक नंबर 92 था, मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या थे, 92 या 92 थे। अभी कितने बच गए हैं, 90 इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन बच गए हैं और आपके पास जो टोटल चार्ज कितना है, और 2 जो एक्स्ट्रा चार्ज था वो किसके पास चला गया, अल्फ़ा पार्टिकल के पास। लेकिन आप इस चीज़ में देखो कि आपके पास जो टोटल चार्ज था पहले 92E था, अभी 90 है प्लस 2E है। तो हमारे पास हमेशा जो चार्ज था वो कंजर्व रहता है। इसके अलावा एक और इसमें इशू है, वो क्या है कि आपके पास एक गामा रे है। ये जब ब्रेक होती है तो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, इसके बारे में न्यूक्लियर फिजिक्स के जब टॉपिक आएंगे तो उसमें देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हाल फिलहाल यहाँ पर ये है कि ये जो गामा रेज हैं जब ये टूटती हैं, ठीक है, तो टूटती है तो ये एक इलेक्ट्रॉन हमारा और एक दूसरा पॉजिट्रॉन, इसको पॉजिट्रॉन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है वो अब भी
एक अनचार्ज बिना चार्ज की चीज़ ने प्रोड्यूस किया चार्ज, लेकिन चार्ज हमेशा प्रोड्यूस कैसे किया, कपल में किया, एक नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या कि जो नेट चार्ज है पूरे यूनिवर्स का इस वक्त में वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। नया कोई भी पार्टिकल अगर चार्ज का नया प्रोड्यूस हो रहा है तो जितना अमाउंट पॉजिटिव प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही नेगेटिव प्रोड्यूस हो रहा है, ये अब तक के एक्सपेरिमेंट में पता लगा है। तो इस बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि चार्ज जो है कंजर्व्ड है, ठीक है। तो इस एडिशन स्केलर क्वांटिटी है चार्ज, एक आपने एक +5 कूलम का चार्ज, या कूलम जो है चार्ज की यूनिट है, सॉरी एक ये और लिख देता हूँ, 8th पॉइंट यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है इसकी, कूलम, कूलम इसकी एसआई यूनिट है। तो इसको और लिखने के बाद हमारे पास ये कुल मिलाकर के एक नई चीज़ है कि एडिशन क्या है इसका, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपने जैसे कि सिंपल चीज़ है, अगर 5 - 3 करोगे तो आपके पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 में जोड़ दो आप -1 तो इतना कितना आंसर आएगा आपके पास, 4 आंसर आएगा, ठीक है। 5 में -5 में अगर आप 3 जोड़ दोगे तो -2 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जैसे ही आपने किसी सरफेस पे 4 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी कि हम प्रोटॉन भी रख सकते हैं, तो नेट चार्ज जो है, तो नेट चार्ज 5 इलेक्ट्रॉन आपने रखे तो टोटल 5, मान लीजिए 5e माइनस के 5e आपके पास वहाँ पर चार्ज है -5e, और वहाँ पर आपने 3 प्रोटॉन रख दिए, फॉर एग्जांपल रख देते हैं +3e। तो जो नेट चार्ज होगा उस सरफेस के ऊपर वो आपके पास कितना आएगा, -2e, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जब भी चार्ज की ऐसी सिचुएशन आए कि हमें एक पर्टिकुलर पोलैरिटी का चार्ज और उसके साथ एक उससे अपोजिट पोलैरिटी का या सेम पोलैरिटी का चार्ज रखे, तो सिंपली ऐड करना है, सिर्फ उनका माइनस और प्लस ध्यान में रखते हुए कि पोलैरिटी किस तरीके की है उसके अकॉर्डिंगली उनके साइन को लगाओ और सिंपल स्केलर एडिशन उसमें कर दो। तो इसी को कहते हैं हम लोग एडिटिविटी ऑफ चार्ज, किस तरीके किस बेसिस पे होगी, स्केलर एडिशन होगा, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है और यूनिट इसकी क्या है, कूलम है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें और बचता है, वो क्या है, नेट चार्ज। नेट चार्ज क्या है, देखिए जर्नली हमें क्या हो रहा था, शुरुआत से जो हम कोशिश करी गई देखने की कहाँ से इसको हम लोग देख पाए हैं। जैसे मान लीजिए अभी ग्लास रोड को जब तक हम रब नहीं कर रहे हैं सिल्क से, तब तक हमें कोई भी, जैसे मान लीजिए लाइटर ऑब्जेक्ट को अगर मैं अटैच करने की कोशिश करूं, कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पीस ऑफ पेपर्स हैं, उनको अटैच करने की कोशिश कर रहा हूं तो वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं उसको रब करता हूं किससे, एक सिल्क के कपड़े से, तो मुझे क्या मिल रहा है, उसमें एक चार्ज की डेवलपमेंट आ रही है, मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रीफाइड हो गया वो। अब इलेक्ट्रीफाइड होने की वजह क्या है, देखिए पहले उसके पास 5, फॉर एग्जांपल लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन थे और 5 प्रोटॉन थे, ठीक है। जैसे ही मैंने उसको रब किया तो फ्रिक्शन की वजह से, उसको एक दूसरे से रब करने की वजह से क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास से निकल करके सिल्क पे चले गए, ठीक है। अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन सिल्क पे जाएंगे तो हमें क्या होगा, वहाँ पर एक इम्बैलेंस आ जाएगा। इम्बैलेंस किस चीज़ का, वहाँ पर अब 5 तो प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन नहीं गए हैं वहाँ से निकल करके, इलेक्ट्रॉन थोड़े से ईजी है निकल पाना उनके लिए एटम से, तो वो निकल करके चले गए मान लीजिए इस फ्रिक्शन की वजह से। तो हुआ क्या कि वहाँ पर 5 प्रोटॉन बच गए हैं और 3 इलेक्ट्रॉन। अब पहले क्या था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का जब मैं सम कर रहा था तो 0 आ रहा था मेरे पास, +5 चार्ज था और एक -5 चार्ज था, दोनों को सम करके 0 आता। अब मेरे पास क्या है, प्लस का 5 तो वहीं अपनी जगह पे बचा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था वो -3 था, सिर्फ अभी 3 रह गए, -3 रह गया। तो नेट मेरे पास चार्ज कितना बच गया, +2, क्योंकि इसी एडिशन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर नेट चार्ज कितना बचेगा, +2। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गई है बॉडी वो। तो इस तरीके के सिनेरियो में जब एक बॉडी पर्टिकुलरली अपने को इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है, या कोई पर्टिकुलर बॉडी जैसे सिल्क पे वो 2 इलेक्ट्रॉन थे टूट करके सिल्क पे पहुंच गए हैं, तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है। तब जब कोई बॉडी गेन कर लेती है तो उसको मैं कहूँगा कि वो नेगेटिवली चार्ज हो गई है, उसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ गया है, और दूसरी बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। तो ऐसे केसेस में इन बॉडियों को क्या कहते हैं, इन बॉडीज़ को क्या कहते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रीफाइड हो गए हैं। अब जब इलेक्ट्रीफाइड होता है ऑब्जेक्ट तो उसके अंदर बेसिकली अब एक अट्रैक्शन किया, इन फोर्सेस लगाने की उसके अंदर कैपेबिलिटी आ जाती है, जैसे उसके पास एक नेट किसी भी तरीके का चार्ज उसके पास आ जाता है। तो ये एक इस
हम लोग बात कर रहे थे इन प्रॉपर्टीज़ को स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख लो कि इन प्रॉपर्टीज़ को हमें देखना है इस पूरे इसमें कि ये 7 8 9 प्रॉपर्टी है, नेट चार्ज वगैरह इन चीज़ों के बारे में हमें पता है। तो इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं अब अपने कूलम्स लॉ के ऊपर। ओके, तो हमारे पास अभी क्या है, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बेसिकली क्या कह रहा है कि हमने जो अभी तक किया कि हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल कर रही है, ठीक है। तो ये जब भी अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है, तो मान लीजिए आपने कोई बॉडी रखी, एक बड़ी चार्ज बॉडी, उसके पास एक दूसरी चार्ज बॉडी लेके आए। हाँ, दूसरी बात है कि जब ये चार्ज बॉडी दूसरी के ऊपर जब फोर्स लगाएगी या मतलब किसी तरीके से उसको अट्रैक्ट कर रही है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई एक्सेलेरेशन होगा, वो चलना मूव करना शुरू कर देगी उसकी तरफ किसी भी तरीके से, जो भी उसके अंदर। तो इन सारे फोर्सेस को कैलकुलेट करने के लिए कूलम ने एक लॉ दिया, जिसको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद उसने डेवलप किया। तो उसमें क्या कहा कि दो चार्ज बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स रहेगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन माने उसमें अट्रैक्शन भी है और रिपल्शन, दोनों तरीके के फोर्सेस हैं। तो जो फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, एक सिंपल फार्मूला, बार बार यूज़ होगा तो इसीलिए धीरे धीरे करके याद भी हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है। F = 1/4। ये एप्सिलॉन नोट एक नया टर्म आया है, नया कॉन्स्टेंट है एप्सिलॉन नोट। Q1 जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है, Q2 दूसरे के ऊपर, और उनके बीच में डिस्टेंस जो R है, ठीक है। बेसिकली ये डिस्टेंस कहाँ से कैलकुलेट किया जाता है, उनके सेंटर से, मतलब इन दोनों को सेंटर से मिलाते हुए, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो बेसिकली कूलम लॉ के अंदर, पहला है ये फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा है ये देखिए न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है, ठीक है, वो भी करता है न्यूटन के थर्ड लॉ को, ठीक है। दूसरा जो ये फोर्स होगा विल बी अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ चार्जेस। सेंटर ऑफ चार्जेस को, जो ये सेंटर की स्पेलिंग ई इधर है या इधर है देखते हैं, तो वैसे बेसिकली जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग होगा, इधर या उधर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए इसके ऊपर ये एक चार्ज रखा है, एक चार्ज ये रखा है, ये अगर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो इस डायरेक्शन में नहीं, जो इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है, जो इनको ज्वाइन कर रही है लाइन, उसके अलोंग होगा, मतलब ये फोर्स इसको इस डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें इसके अंदर है। एक ख़ास बात और है जो कि थोड़ी सी एडवांस टाइप में लगा सकते हैं आप, कि न्यूटन का जो लॉ है, न्यूटन के ग्रेविटेशन के जो लॉ हैं, उससे मिलता जुलता लॉ है ये। हमने अगर +1 में ध्यान से देखा है तो उसके अंदर क्या था, G था इसकी जगह, और यह M1 M2 था, और नीचे ये आपका डिस्टेंस था, इसका भी स्क्वायर था, वो भी ऐसा ही लॉ था। लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत ये थी कि वो क्वांटम लेवल पे, मतलब बहुत छोटे, जब हम इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ वो जो थ्योरी है वो फेल हो जाती है। मगर ये जो आपका कूलम्स लॉ है, ये ऐसा देखा गया कि एक्सपेरिमेंटली दुनिया में कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में ये होल्ड करता है, मतलब ये कहीं भी फेल नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। 2 खास बातें, थर्ड लॉ को फॉलो करता है, दूसरी बात है कि फोर्स जो है, थर्ड लॉ को फॉलो करने से हमें 2 चीज़ें पता लगती हैं। वो ये कि मान लीजिए ये जो चार्ज है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है F1 और ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है F2। तो इन दोनों के बीच में न्यूटन के थर्ड लॉ का यूज़ करने का मतलब क्या है कि F1 जो होगा वो कितना होगा, -F2, मतलब मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसीलिए इसके ऊपर वेक्टर लगा देना आप ज़्यादा फायदे का सौदा है कि आपने यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी ली। होगा क्या कि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा, जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा है उतना ही ये इस पे लगाएगा, लेकिन क्या आएगी, नेगेटिव डायरेक्शन में। नेगेटिव क्या दिखा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में। मान लीजिए ये इसको इस तरफ पुल कर रहा है तो ये इसको इस तरफ कर रहा है तो ये इसको इस तरफ पुल करेगा। तो इस तरीके से पहली बात से तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये किस तरीके का नेचर है, किस तरीके से फोर्स लग रहा है। दूसरा ये है कि
अलोंग दी लाइन लगेगा। जब भी हमारे पास प्रॉब्लम आएंगी तो हम क्या करेंगे कि अलोंग दी लाइन देखेंगे। एक तीसरा प्रिंसिपल और फॉलो करता है ये जो फोर्सेस हैं, वो क्या है, बस सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज़ है। थर्ड जो है सुपरपोजिशन। मतलब क्या है कि जैसे कि पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन उसके बाद अभी जो थोड़ा सा महसूस कर रहा हूँ कि शायद इसमें साउंड थोड़ी अच्छी आए, तो इसके लिए इसमें क्या है कि आपके पास 3 चार्जेस मान लीजिए, फॉर एग्जांपल कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चार्ज का रखा है Q1, Q2, Q3। ये देखिए हमारे पास होगा क्या, Q1 पे Q3 चार्ज कोई ना कोई फोर्स लगाएगा जो कूलम्स के लॉ से हम लोग इनका डिस्टेंस अगर बीच का पता है और इस चार्ज की मैग्नीट्यूड अगर हमें पता है तो हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज़, अब होगा क्या, जब ये फोर्स लगा रहा होगा तो हमारे पास एक तीसरा चार्ज और रखा है। अब जनरली क्वेश्चन माइंड में क्या आ सकता है कि देखिए पहले ये 2 थे, अकेले थे, तो इनके बीच में कुछ और तरीके के रिलेशन रहे होंगे, लेकिन अब जैसे ही ये आ गया है तो अब इनके ऊपर जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसमें क्या कुछ बदलाव आएगा या नहीं आएगा। इशू यहाँ पर है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है हमारे लिए बहुत ही अच्छे और काफ़ी हद तक इसको सोल्व करता है। वो क्या बोलता है कि देखिए इस पर्टिकुलर चार्ज के होने से जो इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन है, मतलब चाहे तो ये रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, चाहे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहली बात ये, इन दोनों के इंटरेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर चार्ज को कंसीडर करूं अकेले को, तो मुझे इसके ऊपर जो लगने वाला टोटल फोर्स है वो कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले इस Q3 की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको कैलकुलेट करूं, इस Q2 की वजह से जो Q1 पे फोर्स लग रहा है फिर उसको कैलकुलेट करूं, और दोनों फोर्सेस को वेक्टोरिकली ऐड करूं। मतलब इनकी डायरेक्शन मुझे पता हो कि ये डायरेक्शन में लग रहा है या इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड उनको वेक्टोरिकली ऐड करूं, और जो फाइनल मेरे पास फोर्स का रिजल्टेंट निकल के आएगा उसको मैं बोल सकता हूं कि हाँ, ये जो फोर्सेस हैं इस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर, इन सब की वजह से ये फोर्स नेट उसके ऊपर लग रहा है। तो 2 ही बातें ध्यान रखने वाली है। पहली ये कि इस पर्टिकुलर दोनों चार्ज के बीच में जो भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो बाकी चार्जेस की प्रेजेंस या अब्सेंस से इंडिपेंडेंट है, उसका कोई फ़र्क उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि नेट जो फोर्स है आपको इस पे निकालना है वो पहले सबका इंडिविजुअली अकेले अकेले का आपको फोर्स निकालेंगे, और उसके बाद उन सब फोर्सेस को डायरेक्शन या वेक्टोरिकली इसको मैं बोलता हूँ, तो उस तरीके से इसको ऐड करना है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स हमें पता लग जाएगा। सेम वे से इसके ऊपर निकाल सकते हैं, सेम वे से इसके ऊपर, इसके अंदर और चार्जेस होते तो किसी के लिए भी ये निकाला जा सकता था, और इसी तरीके की प्रॉब्लम जो है वो आएंगी इसमें कि आपको एक कॉन्फ़िगरेशन दिया जाएगा, उसके लिए आपको 2 या 3 चीज़ें रखनी है दिमाग में। कूलम लॉ क्या है पहला, दूसरा कूलम लॉ किस तरीके से काम करता है कि जो ये इस पर फोर्स लगा रहा है वही वाला फोर्स ये इस पर लगा रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट होगी। तीसरा आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ध्यान रखना है, और एक बात ये रखनी है कि लाइन के अलोंग लगेगा ये, ठीक है, इसी लाइन के अलोंग लगेगा, तो डायरेक्शन आपको ऑलमोस्ट एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नया चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जब फोर्सेस के बारे में हमें पता लगेगा तो वेक्टर मैथमेटिक्स से हम लोग एक कोशिश करेंगे कि रिजल्टेंट जो है वो निकाल पाएँ। अगर हमें 2 फोर्सेस की डायरेक्शन या उनके बीच का एंगल पता है कि इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल ये है। थैंक यू वेरी मच। अभी के लिए इसका स्क्रीनशॉट लिए, ये मेन पॉइंट्स हैं। अच्छा, एक चीज़ और बची है छोटी सी, उसको देखते हैं। ये जो कांस्टेंट है इसमें 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ स्पेस है। परमिटिविटी ऑफ स्पेस का मतलब क्या है, ये बेसिकली क्या दिखाता है कि 2 चार्जेस हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन है, अगर स्पेस को मैं लूँगा उनके बीच में, मतलब वैक्यूम को अगर मैं ले रहा हूँ तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कुछ और होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पर ये है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए मैंने कहा कि 2 उन्हीं चार्ज को मैं वाटर में रख दूँ या ग्लास में रख दूँ, किसी और चीज़ में पर्टिकुलर किसी और मीडियम के अंदर उसको रख दूँ, तो उनके ऊपर जो बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसके अंदर कोई ना कोई बदलाव आएगा। तो ठीक है, ये बेसिकली क्या है, परमिटिविटी ऑफ स्पेस है। जो स्पेस में हम या वैक्यूम में हम लोग इसको रखते हैं चार्जेस को, तो उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं
उन फोर्सेस के लिए हमें ये फार्मूला दिया गया है। दूसरे जब भी मीडियम होगा बीच में दो चार्जेस के बीच में, तो हमें इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को देखना है कि उसके अंदर क्या वेरिएशन है, उसको अकॉर्डिंगली पुट कर देंगे तो ये कूलम्स लॉ उन अलग अलग सिचुएशन के लिए भी शायद वैलिड हो जाएगा उस पर्टिकुलर इक्वेशन में। तो उसमें हम लोग आगे चलकर देखेंगे जब हम इसको अलग मटेरियल से बदल देंगे, ठीक है। तो हाल फिलहाल के लिए ये सारे के सारे बेसिक सी चीज़ें थी। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स हैं खूब सारे, एक दो इस पिछले लेक्चर में करवाया था, लेकिन अभी भी हाल फिलहाल ये है कि दो टॉपिक जो मुझे लगता है कि ये दो भी चीज़ें अगर पता होगी तो शायद थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उन दोनों टॉपिक्स को देखते हैं। थैंक यू।